हाँ, इस केंद्रीय हिंदी संस्थान और वैश्विक विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आयोजित इस दूसरी जो कार्यक्रम की श्रृंखला है, हमारी भाषा विमर्श श्रृंखला, उसमें आप सबका एक बार स्वागत है। पहले सत्र में हमने मलयालम और हिंदी से अनुवाद की बात की, जो हमारी भारतीय भाषाओं को आपस में जोड़ने के लिए था। ये दूसरा सत्र ये जो चर्चा का सत्र है, इसमें आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उच्च शिक्षा में या तकनीकी शिक्षा में हिंदी की स्थिति क्या है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं कि उच्च शिक्षा में हिंदी के का प्रावधान किया जाएगा, और ये सौभाग्य है कि हमारे बीच इस समय आज के सत्र में उपस्थित होंगे जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। आपका स्वागत है सर। और सभी और उनसे जो हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर कर्णावत जी इस कार्यक्रम का आगे संचालन करेंगे। सहस्त्रबुद्धे जी का विस्तृत परिचय तो वही देंगे। मैं अनुरोध करूंगा कर्णावत जी से कि वो मंच संभालें और आगे का वक्ताओं का परिचय और इस भूमिका इस सत्र की प्रस्तुत करें। आदरणीय कर्णावत जी। धन्यवाद नवेंदु जी। भाषा श्रृंखला की इस 13वीं कड़ी में मैं पुनः हमारे सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमने आज उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाएं और खासकर तकनीकी शिक्षण के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिस संस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उसके अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हमारे बीच आज मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए माननीय संतोष तनेजा जी, जो संकल्प के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा में और खासकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है, वे भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज हमें हमारे ही जो वैश्विक हिंदी परिवार के मार्गदर्शक भी हैं, आदरणीय श्री राहुल देव जी का भी हमें यहाँ पर उनकी उपस्थिति का भी हमें सौभाग्य मिला है, और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी भी हमारे बीच हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। और भाषा विमर्श ने इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का आयोजन किया था, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा की चुनौतियां, और उसमें भी आदरणीय तनेजा जी ने बहुत सुविचारित रूप से अपनी बात कही थी, और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उस पर भी चर्चा हुई थी। तो इस चर्चा को आरंभ करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो खासकर जो महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और जो मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम या भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से परीक्षा का माध्यम बनाने के लिए लगातार चर्चा हो रही है। अगर हम कुछ दिनों पहले की अगर चर्चा करें तो जो हमारी नीट की परीक्षा हुई थी, उसके जो प्रवेश परीक्षा है उसमें भारतीय भाषाओं की सुविधा थी, और यदि उसके आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग उसमें अगर 7.7 लाख परीक्षार्थी अंग्रेजी माध्यम से बैठे थे तो 1.3 लाख परीक्षार्थी भारतीय भाषाओं में भी बैठे थे, और उसमें भारतीय भाषाओं से बैठने वाले उम्मीदवारों की सफलता भी 25,000 से अधिक रही थी। यदि इन्हें इस प्रवेश परीक्षा में मौका मिलता है तो एक अहम प्रश्न ये भी है कि जो जी मेन यानी मुख्य परीक्षा में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं का माध्यम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी आज हमारे सामने है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लगातार इसके लिए प्रयास भी किए हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, वो हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए तैयार की जाने वाली पुस्तकों के लिए बहुत से पुरस्कार भी देती है। मुझे स्वयं बैंकिंग की पुस्तक का पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिया था। तो मैं पुनः आप सभी वक्ताओं का और हमारे इस आभासी दुनिया से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, और इसके साथ ही आदरणीय संतोष तनेजा जी को सबसे पहले आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने संकल्प के माध्यम से, हालांकि ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि आज के दोनों प्रमुख वक्ता इंजीनियर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में रहते हुए उन्होंने भाषा के महत्व को समझा है। मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जिन्होंने भी अपनी
कैरियर मैकेनिकल इंजीनियर से शुरुआत की और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आईआईटी गुवाहाटी में 11 साल तक संकाय सदस्य रहे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में भी वे डायरेक्टर रहे और 2005 से 2015 तक भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण डायरेक्टर के दायित्व का निर्वाह किया। यूजीसी के वे फेलोशिप हैं, डॉक्टरल हैं, उनको फेलोशिप मिली थी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के सदस्य हैं। महा इंटरव्यू अवार्ड के साथ कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। तो मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना समय दिया है। और आदरणीय संतोष तनेजा जी, जो संकल्प के माध्यम से जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से न केवल प्रेरित किया, अपितु एक संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में सफलता के लिए उन्हें बहुत सहयोगी किया। तो मैं आज के इस आयोजन में शुरुआत के लिए आदरणीय संतोष तनेजा जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाएं, खासकर तकनीकी शिक्षण के संदर्भ में अपनी बात कहें। उनका गहन अनुभव है और वे लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। आदरणीय संतोष तनेजा जी। जवाहर जी, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ मैं समझता हूं कि मैं आदरणीय संतोष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जी हाँ, जी हाँ। वो ये है कि उच्च शिक्षा में, खास तौर से आईआईटी और मेडिकल और इंजीनियरिंग में भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इसके लिए आदरणीय संतोष जी पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास उच्चतम स्तर पर, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभी से उनकी बातचीत हुई और उनकी एक महत्वपूर्ण बातचीत इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई। तो वो जो एक लगातार उनका प्रयास था वो अभी एक सफलीभूत होता नजर आया जब बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईआईटी में और मेडिकल में भारतीय भाषाओं के लिए घोषणा की और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको संपर्क किया गया कि इस संबंध में जो आगे कार्रवाई की जानी है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक पीपीटी देखना चाहते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माननीय संतोष जी के माध्यम से हम सब लोगों को हुई है, भारतीय भाषा के लिए जो लोग भी प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। तो इस अवसर पर जो उनकी ये यात्रा है उसके भी बारे में बताएं और आगे का जो रोड मैप उनके ध्यान में है वो भी श्री संतोष जी बताएं। तो मैं पुनः अपने वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से, संस्थान की तरफ से, सचिवालय की तरफ से आज के दोनों वक्ताओं का स्वागत करता हूं और संतोष जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल जी। आदरणीय संतोष जी। जी, श्रीमान अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, अनिल जोशी जी, और मुझे लगता है कि अजय जी शायद बोल रहे थे अभी। नहीं, और अजय जी पहले थे, राहुल जी रहेंगे, राहुल जी साथ में रहेंगे। अच्छा, राहुल जी। तो आप सबका अभिनंदन और मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं कि आप इस प्रकार की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसके माध्यम से वास्तव में जिस वर्ग को ठीक जानकारी और जागृति होनी चाहिए कि देश में भाषाओं का मुद्दा कैसे चल रहा है और उसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है और किसकी क्या क्या भागीदारी चाहिए, इस दृष्टि से एक बड़ा अद्वितीय कार्य मुझे लगता है कि श्रृंखला के माध्यम से चल रहा है, क्योंकि पहले भी मैं कुछ कार्यक्रमों में इस विषय से जुड़ा हूं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं वहां से जहां से अनिल जी ने छोड़ा है। वास्तव में क्या है कि अभी भी हमारा, मैं ऐसा मानता हूं कि 90% से अधिक, यानी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार केवल 5% लोग अपने देश के वो ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि 90% से लेकर और 95% तक समाज का वो भाग है जो अंग्रेजी ठीक लिख पढ़ नहीं सकता है। इसमें किसी ने मेरे को आज तक कोई संशय नहीं बताया। मैंने जितने लोगों के नाम लिए अनिल जी ने, सब इस बात से सहमत है। और ये आज स्थिति तब है जब 73 साल तक लगातार अंग्रेजी का सटल तरीके से इतना डंका बजा है कि आज एक रिक्शे वाला मेरे घर पर, जो मेरा सहयोगी है, जो भोजन बनाता है, वो भी, उसकी अंतर्मन की इच्छा है
कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। और ये जो बात है कि अंग्रेजी माध्यम नहीं तो कोई भविष्य नहीं, अंग्रेजी माध्यम नहीं तो कोई करियर नहीं। इतनी बात आज पूरे समाज के, जो भी मैं कहूँगा कि आपस में जुड़ा हुआ समाज है, मैं ट्राइबल समाज की बात तो नहीं करूंगा, मैं समाज के उस हिस्से की भी बात नहीं करूंगा कि जिसको पेट में रोटी नहीं पड़ रही, बाकी जितना भी समाज है वो इस विषय में किसी भी प्रदेश में इस बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो चुका है कि करियर यानी बिना अंग्रेजी के नो करियर। अब इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि विश्व का परिदृश्य क्या है, इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। एक पुस्तक है जिसमें मैंने पढ़ा सर्वाधिक धनी 20 देशों की सूची, और उसमें चीन और रूस इसका नाम नहीं था। तो ये तो मान ही लें कि ये भी सर्वाधिक धनिक देशों में ही हैं, यानी जीडीपी में कहीं कुछ कम ज्यादा होगा, या पुस्तक 10 साल 8 साल पुरानी होगी। तो कुल मिला के उन्होंने उस 20 में से केवल 4 देश आइडेंटिफाई किए हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जहां का भाषा का माध्यम पढ़ाई का माध्यम उच्च शिक्षाओं में भी अंग्रेजी है। अन्यथा यानी ये 22 में से हम समझ लें कि 18 देश ऐसे हैं जो अपनी भाषाओं में पढ़ाई कराते हैं, उच्च शिक्षा में भी, प्रारंभ में भी। वो इकोनॉमी की दृष्टि से हमारे से कहीं उनकी हायर है, वो विज्ञान के क्षेत्र में हमारे से कहीं आगे हैं, तकनीकी के क्षेत्र में कहीं आगे हैं। यानी कुल मिलाकर के वो अधिकतर विकसित देश हैं एंड वेल नोन विकसित देश हैं, जैसे जापान हो गया, जैसे पूरा यूरोप है गया, यूके को छोड़ करके सारा यूरोप। तो उसके बाद इजराइल, सिर्फ 83 लाख की आबादी का देश, वो भी हिब्रू में पढ़ाई करवा के, और आज उसका एक नाम ऊपर देश का है। हमारे यहाँ से क्या होता है? हमारे यहाँ से आईआईटी से, आईएम से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, अच्छे कॉलेजेस से एक अच्छी संख्या इस देश को छोड़ करके बाहर काम करने चली जाती है। और हमें इतना गर्व महसूस होता है, चलिए कोई तो हमारे देश का झंडा ऊपर उठा रहा है, कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त की अपने स्पीच में ये कहा कि हमारे देश के इंजीनियर और डॉक्टर जो हैं पूरे विश्व में हमारे झंडे गाड़ रहे हैं। मेरी जब माननीय प्रधानमंत्री से बात हुई, और वो भी फॉर्चुनेटली 15 अगस्त को ही हुई, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए भाई साहब, अगर हमने आईआईटीज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईएम्स में अगर हमने अपनी भाषा में पढ़ाई शुरू करा दी, एक एक दो बैच शुरू करा दिए उन विद्यार्थियों के, कि जो प्रदेश की भाषा है, अपनी जो स्वदेशी भाषा है, इस देश की जो भाषा है, उस प्रदेश में जो भी उसमें 12वीं करके आए हैं और 90 और 95% अंक लिए हैं उन्होंने, उनको यदि उस भाषा में पढ़ने का, समझने का अवसर मिल गया, चाहे हम उनको ये कहें कि देखो अभी तक अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, या आप अंग्रेजी की पुस्तकें आप भी पढ़ लेना, यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं ये वही टीचर हैं जो आईआईटीज में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, एनआईटीज में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी प्रदेश के एनआईटी और आईआईटी का जो प्राध्यापक है, सबकी बात नहीं कर रहा, मगर एक अच्छी संख्या में अध्यापक और ये प्राध्यापक जो हैं, ये निश्चित रूप से उस प्रदेश की भाषा समझते होंगे। और प्रारंभ में हम उनको कहें कि भाई आप बाइलिंगुअल बोल लो, इसमें सारी टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी के उपयोग कर लो, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कोई बात नहीं, परंतु इन बच्चों को इनकी भाषा में समझा दो, इनको अपनी भाषा में कम्युनिकेशन में लिखने दो, बीच में टर्म्स अंग्रेजी की सारी उपयोग कर लो, और धीरे धीरे इनकी अंग्रेजी भी इंप्रूव करवा दो, ताकि जब ये ग्रेजुएशन कर लें तो उसके बाद अगर इनको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कहीं विदेश जाना है, कुछ करना है, किसी इंटरव्यू में जाना है, तो इनका आत्मविश्वास उतना ही जितना बाकियों का हो, क्योंकि मूल रूप से इनमें मेधा है।
तो ये अगर हो जाएगा तो अगले 8-10 वर्ष में, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि अगर ये हो गया तो ये सारे लोग इसी देश में इतने झंडे गाड़ देंगे कि विदेशों के लोग इस तरफ देखने लगेंगे। क्योंकि जो मेधा है वो किसी शिक्षा के माध्यम की बपौती नहीं है। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे कम आय वर्ग के लोग हैं, उनमें मेहनत करने की जो लगन हो सकती है या उनमें जो ताकत हो सकती है वो बाकियों से कम नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि सबको एक अंधी गली दिखाई दे रही है। और वो अंधी गली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 73 वर्ष बाद भी 5% लोग ही केवल उस अंधी गली से निकल के कहीं पहुंचे हैं, तो मैं उसको ठीक गली कैसे मान लूं? तो मेरा कहने का भाव ये है कि पहली बात तो हम ये करें कि हिंदी के लिए केवल बात न करें। सारी भारतीय भाषाएं ये हमारी उन सब की मातृभाषाएं हैं, इतनी प्रिय भाषाएं हैं जितनी हमें हिंदी है, जिन हिंदी वालों को हिंदी। दूसरा ये कि ये जो यू टर्न लेना पड़ेगा ठीक रास्ते के लिए, अब जो हम गलत रास्ते निकल गए हैं उतना ही रास्ता वापस आना पड़ेगा ठीक तरफ जाने के लिए। उसके लिए हमें ये एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। कड़वा घूंट यानी शायद तुरंत मेरी बात कहने से समझ में कम आता हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं हमारे AICTE के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं और वो खुद इंजीनियर हैं और वो खुद डायरेक्टर हैं NIT में, जो मुझे समझ में आया है। तो वो मेरी बात को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं कि जब तक ये यू टर्न NITs, IITs, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और इस प्रकार के प्रतिष्ठित संस्थानों में भारतीय भाषाओं में पढ़ करके लोगों को ठीक प्रकार की जॉब, एक ठीक स्तर का कंपटीशन जब तक देने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक अगर हमने केवल ये सोचा कि AICTE जो है वो अप्रूवल देने में ढिलाई कर दे, ठीक है भैया आप अगर भारतीय भाषाओं में आओगे हम आपको तुरंत अप्रूवल दे देंगे, अप्रूवल से कुछ नहीं होगा। कारण ये है कि मैंने एक बार न्यूज पढ़ी पीछे, मैं आई विश के वो मैं गलत कह रहा हूं, उसमें लिखा हुआ था कि पंजाब में आधे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो बंद हो गए हैं और बिल्डिंग्स ऑन सेल हैं, क्योंकि उन्होंने कॉमर्स करने के लिए इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए पूरे देश में। मुझे नहीं पता कितनी गिनती होगी, कितना अप्रूवल हो गया होगा। और उसी तरह MBA और BBA के। तो अगर ऐसे कॉलेजेस में मान लिया हमने सोचा कि हमने हिंदी की या भारतीय भाषा की अनुमति दे दी, कुछ नहीं होने वाला जब तक ये संदेश नहीं जाएगा कि अच्छे से अच्छा भविष्य, अच्छे से अच्छा करियर ये भारतीय भाषा में बन सकता है। और अगर 73 साल हमने लोगों को गलत दिशा में जाने दिया है, तो अब थोड़ा सा हमें इस मामले में ये मेजर लेना पड़ेगा कि IITs में, NITs में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, IIMs में यहाँ कैसे एक-एक, दो-दो बैच शुरू की जाए। और एक बात मैं यहाँ कोट करूंगा, वो ये है कि अब ये देश हमारा इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं देश में कहाँ क्या हो रहा है। तमिलनाडु में एक, चेन्नई में गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज है। मेरे जो चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे मेरी संस्था के, वहीं के पढ़े हुए थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा, आपको पता है कॉलेज कितना पुराना है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने 100 साल पुराना है, इसके इक्विवेलेंट सिर्फ हमारा ये जो यूपी में रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है। उस गिंडी के कॉलेज में, गिंडी कॉलेज में पिछले 8 साल से तमिल भाषा में इंजीनियरिंग की, सिविल और मैकेनिकल की एक-एक बैच की पढ़ाई कराई जा रही है। परंतु किसको इतनी जानकारी है? और अगर वो इक्विवेलेंट टू NIT या IIT है और अगर उनके बच्चों को ठीक प्लेसमेंट, ठीक जॉब, आगे ठीक करियर न मिलता हो और अगर वो एक ठीक रास्ता लेकर न चल रहे हों, तो वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं? वो तो बंद कर देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, परंतु हमें इस बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि ये हमारी भारतीय भाषाएं कोई भविष्य देने के लिए सक्षम नहीं है।
और मोटी मोटी जो बातें समझ में आती हैं, क्या बनेगा भाई, अच्छा इसका दिमाग तो बहुत अच्छा है, 10वीं में इसके 90% नंबर आ गए, अच्छा बेटा अब तू क्या बनेगा, तो तू डॉक्टर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, तू जज बनेगा। यानी जब इस विषय पर चर्चा होती है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो बड़ा साधारण सा एक नियम उसमें से निकल के आता है कि बेटा तू अंग्रेजी भाषा में जाएगा, इस दिशा में तो जाएगा। अब तेरे अपने यहाँ स्कूल में अंग्रेजी भाषा नहीं, तो 12वीं के बाद पढ़ेगा तू। अब हम तेरे को नहीं इससे ज्यादा आगे देख सकते, तू छोटे से कस्बे का पढ़ने वाला, यही तो 90-95%, परंतु उसके बाद उसको अंग्रेजी में बदलना पड़ेगा। मैं आपको, मेरे पास एक देवास का विद्यार्थी आया, मैंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो, कितने % मार्क्स हैं? उसने कहा मेरे साइंस में 95+ % मार्क्स हैं, हिंदी में, हिंदी माध्यम में। मैंने क्या कर रहे हो? कहने लगे देवास में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुई है आईएएस की तैयारी कराने के लिए, और वो कहते हैं कि 3 साल में आपको, पहली बात तो ये साइंस स्ट्रीम छोड़ दीजिए, आप बीए में प्रवेश ले लीजिए और हम आपको 3 साल में आईएएस बना देंगे। कहाँ बैठी है वो इंस्टीट्यूट? देवास में। मैंने कितने पैसे मांगे हैं? कहने लगे उन्होंने 2.5 लाख मांगे हैं, पहले साल में 75,000 लिए हैं, अगले साल में 75,000 लेंगे और आखिरी साल में 1 लाख लेंगे। मेरे घड़ों पानी पड़ गया मेरे ऊपर। मैंने उनके पिताजी को बुलवाया, बड़े भाई को बुलवाया, सबको मैंने दिल्ली का सीन दिखाया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कितने लाख लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोचिंग दे रही हैं, और आप कहाँ घूम रहे हो? और उस बेचारे को इतनी मिसगाइडेंस है, और उसको उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में बीए में वहां पढ़ाना शुरू कर दिया, और उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी, अब वो क्या तो इंस्टीट्यूट करेगी बेचारी। और फिर मुझे पता लगा कि उनका जो मध्य प्रदेश है, वो 1 लाख रुपया मासिक, 95% से अधिक जिसके अंक आते हैं उसको 1 लाख रुपया मासिक, सॉरी नहीं, 2.5 लाख रुपया वार्षिक, ये उनको वजीफा देते हैं पूरी पढ़ाई करने के लिए, अगर वो अपनी स्ट्रीम में ही पढ़ाई आगे रख सके, जारी रख सके। उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि मैं आगे ग्रेजुएशन कैसे करूं। उसके बड़े भाई ने 85% मार्क्स लेकर के इंजीनियरिंग की, और वो 20,000 की नौकरी में इधर उधर घूम रहा है। वो क्योंकि साधारण कॉलेज से उसने कर ली ग्रेजुएशन, वो अपनी इंजीनियरिंग, और बिल्कुल सेटल होने का कोई स्कोप नहीं है। उसको भी मुझे समझाना पड़ा कि बेटा तेरा इंटरेस्ट का एरिया क्या है? उन्होंने कहा सब मैथमेटिक्स। मैंने कहा ठीक है, अब तुम आईआईटी का कंपटीशन फाइट करो, इसमें एमटेक मैथ्स के साथ करो और अपना भविष्य बनाओ। वो भी दिल्ली छोड़ के गया 20,000 की नौकरी छोड़ करके। और इनके पिताजी एक छोटे से विद्या भारती के विद्यालय में हेडमास्टर हैं, माताजी उसी स्कूल में टीचर हैं। ये उस परिवार का हाल है। अब मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और न मैं आपको कई उदाहरण देना चाहूंगा, परंतु मैं ये बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, अब जैसे इस बार हमारी शिक्षा नीति ने बहुत अच्छा दरवाजा खोल दिया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हायर एजुकेशन में एक न एक भारतीय भाषा में उसको पढ़ाई करने का अवसर देना चाहिए हायर एजुकेशन में। अब इसके बाद ये नहीं लिखा हुआ कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से मैसेज चला गया कि इंजीनियरिंग, मेडिकल में अब भारतीय भाषा चलनी शुरू हो जाएंगी? और अगर हम ये सोचते हों कि राजनीति शास्त्र में, इतिहास में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, फिलॉसफी में, इनमें हम अगर मान लिया पूरे देश में हायर एजुकेशन जितनी करवा भी रहे हैं भारतीय भाषा में, उससे ज्यादा भी करवाने लग जाएंगे, कुछ नहीं बनने वाला। वो किसी भविष्य पर नहीं पहुंचेंगे, ये उनको अच्छी तरह पता है। हम उनको गलत नहीं समझा सकते। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें बारीकी से ये समझना पड़ेगा। और जैसे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी को मैंने 4.5 महीने पहले लिख के भेजा हुआ था मिलने के लिए। किसी ने उनको संकेत किया, उनका फोन आ गया, 12 मिनट मैंने सिर्फ मोबाइल पर घूम घूम के उनसे बात की, और उनके ध्यान में ये बात रजिस्टर हो गई, क्योंकि मैंने बात यहीं से शुरू की। मैंने कहा जी मैं सबसे बात कर चुका हूँ, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, अब एक आप बचे हैं और एक ईश्वर बचा है जहां मैं अपनी गुहार लगा सकता हूँ। तो आप इस विषय के बारे में सोचिए। और उन्होंने सीधा सीधा घोषित किया, संकल्प पत्र में डाला कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हम भारतीय भाषाओं में कराएंगे। अब इसके लिए रास्ता निकालने का काम
यानी ये थोड़ा सा जो भी हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, अब बात ये है कि इस समय पर काम तो बहुत करना पड़ रहा है हर डिपार्टमेंट में। कौन सी ऐसी सरकार होगी जो शायद 2 महीने पहले हमारी शिक्षा नीति घोषित हुई थी, या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले, और अखबार में आज से 15 दिन पहले आ गया कि उस शिक्षा नीति के 300 टास्क डिवाइड हुए हैं, और उन 300 टास्क में ये तय हो गया है कि किस समय सीमा में उसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है, किस समय सीमा में वहां परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, कैसे करना है, कौन सी एजेंसी उसमें लगेगी, कौन लगेंगे, 300 टास्क। और इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री 301वां टास्क भी लेने के लिए तैयार हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज ये एक विशेष समय चल रहा है, बहुत विशेष समय चल रहा है, कि इस देश में कुछ अगर अपनी आंखों के सामने हम होता हुआ देखना चाहते हैं, तो ठीक प्रकार से समझ करके कि क्या कैसे हो सकता है। अब सिर्फ एक बिंदु मैं स्पष्ट करूंगा। मुझे बताइए कि अगर 90% जो इस समय सिविल सेवा में बच्चे पास होते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, पिछली बार भी 66% लगभग बच्चे हमारे यहाँ से लाभान्वित होके टोटल जितने पिछली बार जो संख्या थी उसके 66% हमारे यहाँ से लाभान्वितों के पास हुए थे, सबके फॉर्म थे, सब कुछ था, देखा हमने। 90% से अधिक सारे प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स मतलब आईआईटी के, एनआईटी के, आईआईएम के, मेडिकल कॉलेज के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब सारे प्रोफेशनल्स 90% प्लस हैं। बाकी कितने रह गए? सिर्फ 10%। अब उस 10% में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो 95% प्लस पे अच्छे कोर्सेज जिनको मिलते हैं, सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, तो ऐसे लोग लगभग 3%, क्योंकि अगर 829 लोग इस बार पास हुए हैं, तो 829 में से लगभग 8 या 24 लोग ही दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, वो भी अंग्रेजी माध्यम वाले। मैं प्रोफेसर की बात छोड़ रहा हूं। अब आ गए 93% पर। बाकी जो 7% हैं, उन 7% में अंग्रेजी माध्यम के भी हैं, भारतीय भाषाओं के माध्यम के भी हैं, मगर भारतीय भाषाओं के माध्यम के केवल 3% है। पिछली बार ऐसा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था इसी चेन में, तो उसमें 3 बच्चों को सामने लाया गया जो हिंदी माध्यम वाले थे। उनमें से मुझे जहां तक स्पष्ट है, तीनों में से कोई भी आईएएस नहीं था, और 3 में से 2 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, हिंदी माध्यम वाले भी, और एक जो थे वो ह्यूमैनिटीज से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कंपटीशन इतना टफ हो गया है। अब आप देखिए कि जिस बच्चे को आईआईटी में प्रवेश मिलता है, मेडिकल में प्रवेश मिलता है, आईआईएम में प्रवेश मिलता है, वो एक तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे घर से होता है अधिकतर, उसके पीछे माँ बाप। कि हमारे देश में जो भी शिक्षा व्यवस्था 1835 के पहले थी, यानी हजारों वर्ष से जो चल रही थी, तो वो हमारी भारतीय भाषाओं में ही चलती थी। शुरुआत में तो संस्कृत में ही होती थी, उसके बाद जैसे जैसे अनेक भाषाओं का विस्तार हुआ, वैसे हिंदी में हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, बंगाली में हो, ये सभी भाषाओं में हमारे यहाँ शिक्षा होती थी, गुरुकुल व्यवस्था थी। उसके अलावा जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, यहाँ भी शिक्षा जो दी जाती थी हमारी ही भाषा में होती थी। उस वक्त अंग्रेजी का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन जब हमारे ऊपर लोग आकर आक्रमणकारी आ गए, और उसके धीरे धीरे ब्रिटिश ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत करते हुए धीरे धीरे जो मैकेओले ने 1835 में एक ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पूरा का पूरा बंद करना चाहिए और अंग्रेजी सिखाना चाहिए, ताकि ये सब लोग हमारी जो कार्यशाला है या जो भी है जहाँ कार्य चलता है कार्यालय में, वो अंग्रेजी में चलेगा और ये क्लर्क बनने के लायक रहेंगे। इनमें कोई भी खुद का आविष्कार करने की ताकत नहीं रहनी चाहिए। ऐसा एक षड्यंत्र रचते हुए हमको गुलाम एक बना दिया था, और वो 1947 में स्वातंत्र मिलने के बाद भी वही गुलामी आज भी चलती रही। और यही बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जिसके वजह से हम
आज भी अपनी अपनी मातृभाषाओं में सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। कई गांव में एक आध व्यक्ति वहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं है इसलिए अपने अपने भाषा में सीखता है, तो जब वो कॉलेज में आता है तो उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। तो इसलिए जो तनेजा जी ने कहा कि एक रिक्शा वाला हो या जो छोटा मोटा कैंटीन चलाने वाला हो, रास्ते में कूली का काम करने वाला हो, घर में जो आके बर्तन धोने वाली औरत हो, वो सभी लोग अपने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के दौड़ में लगते हैं और खुद भूखे रहते हुए अंग्रेजी माध्यम में उनको शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिलसिला अभी 73 साल से चलते आ रहा है। इसको स्वातंत्र मिलने के साथ साथ ब्रेक लगाना चाहिए था, इसको पूरा बंद करना चाहिए था, तो हम वो नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ साथ ही जिनको स्वातंत्र मिला इजराइल को 1948 में, हमसे करीब करीब एक साल बाद 14 मई 1948, तो हमारा अगस्त 15 को था तो उनका मई में, तो दो महीने का में 10 महीने का। तो कमाल की बात वो है कि हिब्रू भाषा जो थी वो किसी को भी जानते नहीं थे, क्योंकि इजरायली जो जूस थे वो पूरे दुनिया में बिखर गए थे, उनका कोई देश नहीं था, तो उन्होंने देश बनाया, स्वतंत्र हो गए और उसके बाद कोई भी किसी को भी भाषा जो जानते नहीं थे, एक आध दो स्कॉलर यहाँ वहाँ होंगे, तो उनके माध्यम से अगले 5 साल में पूरा का पूरा सिलेबस बनाना, उसका शिक्षा के लिए हिब्रू भाषा में चलाना, ये उन्होंने करके दिखाया और आज वो सबसे बेहतरीन जो प्रगत राष्ट्र है उसमें से गिने जाते हैं और अपनी मातृभाषा में सिखा के। और उसके जो काउंटर पार्ट भारत है, तो यहाँ भले वो शिक्षा बंद हो गई थी नकलों की वजह से, लेकिन हम सब लोग अभी भी अपनी अपनी भाषाओं में बात करते थे। हमारी भाषा में लिटरेचर था, संस्कृति थी, हमारे लोग लेखक थे, तो हमको तो एडवांटेज ज्यादा था वो इजराइल से। उनको तो वो भाषा का डिक्शनरी बनाने के साथ साथ काम शुरू करना पड़ा और हमारे पास इतना सब होते हुए हम उसको छोड़ दिए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात भी है। और बाकी देश जो है, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोरिया हो, चाइना हो, रशिया हो, ये सब लोग जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा देकर प्रगत हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। ये विचार 1835 के बाद 1947 को आना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब कम से कम जग गए हैं। तनेजा जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने भी स्वतंत्र दिन पूर्व उस दिन अपने भाष्य में कहा है, और अभी भी बिहार में भी जब बात कर रहे थे तब भी कहा कि तकनीकी शिक्षा हो, कमेटी जो होती है हिंदी विषय की, उनका प्रश्न आते रहता था कि इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है, तकनीकी शिक्षा ये हिंदी में दी जा सकती है, आप दे सकते हैं, आप इसका परमिशन अप्रूवल देते हैं या। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये प्रश्न जब आया तो मैंने देखा आरटीआई से भी एक प्रश्न आया था, तो हमारे लोगों ने यही जो आप कह रहे थे वो लिखा था कि हिंदी में हमारी तकनीकी विषय की किताबें नहीं है और इसलिए हम हिंदी में परमिशन नहीं देते। तो मैंने कहा कि ये तो क्या मुर्गा और अंडा का जो कथा है, तो वैसे होगी कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो कई बार ये चर्चा होती रहती है। वैसे ही हिंदी में किताबें नहीं है, इसलिए हिंदी में आप तकनीकी विषय में शिक्षा देने का संभव नहीं है, और तकनीकी विषय में शिक्षा नहीं है इसलिए किताबें नहीं है। तो कौन सा पहला होना चाहिए? तो ये प्रश्न का उत्तर हमने कहा है कि हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान में है कि किताबों की भी जरूरत पड़ेगी। तो किताब बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है हम साथ में शुरू करेंगे, ऐसा हमारा उत्तर जाना चाहिए। तो मैंने उत्तर को बदल डाला, लेकिन ये सत्य परिस्थिति है कि तब तक किसी ने पूछा भी नहीं था, ना ही तकनीकी विषय में शिक्षा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किसी को अप्रूवल दिया हुआ था। लेकिन हम दे सकते हैं, देने के लिए तैयार है, इतना तो कम से कम जाहिर करें। तो वो करने के बाद मुझे याद है कि डॉक्टर चीमा जी जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल में वहाँ
उपकुलपति थे वो हमारे पास आए और हम यार को होस्ट वगैरह तो बना सकते थे ना किसी को अप्रूवल दे दीजिएगा। तो हमने उनको जरूर अप्रूवल दिया था, उन्होंने शुरू भी किया था। बदनसीबी ये है कि हमारे जो हिंदी में 10वीं 11वीं 12वीं करते हैं वो छात्र भी वहाँ नहीं गए और 3-4 एडमिशन होने की वजह से और वहाँ राज्य सरकार से जो निधि मिलनी चाहिए तो जो टीचर्स है उनके रिक्रूटमेंट करने के लिए और बाकी व्यवस्था करने के लिए वो परमिशन करना नहीं चाहिए ना, ऐसे सब होस्ट हैं बजट ज्यादा नहीं देने की वजह से वो कार्यक्रम जो शुरू किया था वो बंद करना पड़ा है। ये भी एक दुख की बात है। तो ये सब देखते हुए ये बहुत शोकांतिका है एक तरफ से। तो हमने एक स्वयं नाम का जो मूक प्लेटफॉर्म मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज का निर्माण किया है माइक्रोसॉफ्ट से। इसमें करीब 2500 हमारे कोर्सेज है जो सब करीब अंग्रेजी में है। कुछ 50-100 जो हिंदी विषय के है वो हिंदी में है, लेकिन बाकी सभी विषय जो है वो अंग्रेजी में है। तो ये विषय हम जब तक अपने अपनी भाषाओं में, सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भारतीय भाषाओं में जब तक नहीं होगा तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने अनुवाद का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है। शुरू में जो माननीय मंत्री जी ने भी उसकी बैठक 1-2 बार ली है। IIT मद्रास को जो सारी तकनीकी विषय के ये जो स्वयं के कोर्स बनाते हैं उनको भी दिया गया था तथा IIT हैदराबाद जहाँ मशीन ट्रांसलेशन का काम होता है, मशीन के जरिए यानी कंप्यूटर के जरिए जो अनुवाद होता है वो कार्य उनको दिया गया था। तो ये दोनों का जो प्रोग्रेस है 1 साल के बाद भी बहुत कम हुआ और तब हमने बीड़ा उठाया कि तरफ से हम कुछ कार्य ले लेंगे हाथ में। हमारे यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अमेरिका में काफी साल रह के भारत में वापस आया हुआ है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें किया हुआ है और उसका टेस्टिंग चल रहा है। और इससे माध्यम से कोई भी का कोर्स हो इसका टेक्स्ट आपको अंग्रेजी में ट्रांसक्राइब्ड है तो उसको वो 8 भाषाओं में करने की सुविधा उस प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि हमारी AICTE ने काफी साल से, जैसे मैंने कहा कि चीमा जी के बात करने के बाद और उसके पहले से कुछ पारितोषिक हम जरूर देते थे जो किताबें हिंदी में यदि लिखते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हो सकते हैं या अनुवाद किए हुए अच्छे अंग्रेजी के किताब हिंदी में करेंगे उनको भी पारितोषिक देते थे। लेकिन तो बढ़ावा देने के लिए इतने लोग हमारे पास नहीं है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर टूल डेवलप करना बहुत जरूरी था और एक हद तक उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। काफी अच्छे तरीके से फॉर्मूला जो गणित के फॉर्मूला हमारे तकनीकी विषय में आते हैं उसको भी वो बाएं तरफ अंग्रेजी में है तो दाहिने तरफ हिंदी में और मराठी में, कन्नड़ में, तमिल में करके देता है। ऐसा वाला एक सॉफ्टवेयर वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ही एप्लीकेशन है, लेकिन ये इंटीग्रेशन करने का जो काम है, इसको जोड़कर इकट्ठा करने का काम हमारे एक ऑफिसर ने करके दिखाया है और उसका अभी प्रयोग चल रहा है। उसमें जो छोटी मोटी अभी भी समस्याएं हैं उसको आगे बढ़ाते हुए ठीक कर लेंगे और ये यदि करेंगे तो जितनी भी किताबें अंग्रेजी में है हिंदी में पढ़ाने के लिए हो या अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए, फिर हमारे यहाँ जो किताबें नहीं है ये जो बहाना होता था वो बहाना मिट जाएगा और जब वो मिट जाएगा तो मेरे ख्याल से जो करीब 85 से 90% जो लोग गाँव में अलग अलग जगहों में रहते हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती है और अंग्रेजी सीखने की आशा से वो अपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी जाते हैं और कॉलेज में आने के बाद कोचिंग क्लास वगैरह लेके पढ़ने की कोशिश जो करते हैं, ये सब सिलसिला हम बंद करके अपनी अपनी भाषा में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, तकनीकी हो, वैद्यकीय हो, न्याय हो, प्रबंध का हो, वाणिज्य का हो, कला का हो, ये देने में हम तैयार हो सकते हैं। किताबें रहेगी, नोट्स रहेगा, तो ये जब हम एम्पावरमेंट जो कहते हैं ये जब हो जाएगा तो आसानी से अप्रूवल देना भी होगा और अप्रूवल देने के बाद वो चलेगा भी। तो ये सिलसिला हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यदि कोई और सुझाव है
इसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए मैं उसमें सहभागी होने के लिए तैयार हूँ। आप सबका विचार, आप सबके जो सलाह हमारे पास आएंगे उसको हम अपना योगदान देकर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। इतने कहते हुए मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। उसके पहले एक भारतीय ज्ञान परंपरा का भी एक कोष्ठ अपने शिक्षा मंत्रालय में तैयार किया गया है। इसका भी एक महत्वपूर्ण काम यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो हजारों सालों से वेदों पुराणों से हमारे यहाँ है, उसको भी हमको अंग्रेजी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को यदि बताना है तो है वो संस्कृत में, वो अपनी भाषाओं में भी करना है और सारे लोगों के सामने रखते हुए बाहर के विदेशी लोगों को भी बताना है कि भारत एक उच्च परंपरागत ऐसा एक देश था जहाँ विज्ञान हो, तकनीकी हो, उसके अलावा भाषा हो, जैसे संस्कृत खुद की अपनी भाषा है जिसका ग्रामर वेल नोन है, आयुर्वेद है और मटेरियल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ये सब में हम बहुत ही आगे गए हुए थे। ये बताते हुए हम पूरे विश्व को और एक बार विश्व गुरु बनने के लिए उसमें से शक्य है। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी का, कि उन्होंने अखिल भारतीय तकनीका शिक्षा परिषद की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी थी और एक बहुत आशान्वित उन्होंने बात कही कि हम 85 से 90% जो हमारे गांव में रहते हैं उनके लिए हम, चाहे वो पुस्तकों का मामला हो, अध्ययन सामग्री हो, वो तैयार करने के लिए प्रयत्नशील हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए भी जो कार्य किया जा रहा है वो भी निश्चित रूप से भारतीय गौरव को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, और उनके जैसे व्यक्तित्व का अध्यक्ष के रूप में रहना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सोच हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति है। और खासकर जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो कार्य शायद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कर पाएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः आदरणीय सहस्त्रबुद्धे जी का आभार मानता हूँ। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हमारे बीच आज हमारे एक तरह से विश्व हिंदी परिवार के मार्गदर्शक, प्रमुख सहयोगी और देश के प्रखर पत्रकार आदरणीय राहुल देव जी हैं। और राहुल देव जी का मैं विस्तार से परिचय नहीं दूंगा, वे हम सबके बीच लगातार रहकर मार्गदर्शन देते हैं और खासकर हिंदी और भारतीय भाषाओं के देश के एक सजग प्रहरी के रूप में और अपनी वैचारिक दृष्टि देने वाले राहुल जी हमारे बीच लगातार रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक तरह से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है इस तरह के आयोजनों के लिए। राहुल जी ने पूरे देश में और खासकर मैं कहता हूं कि अनेक जो हमारे तकनीकी माध्यम है, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, अनेक ऐसे लोगों को भी बहुत निरुत्तरित किया है जो हिंदी और भारतीय भाषाओं की अवहेलना करते हैं। तो ऐसे आदरणीय राहुल जी का मैं स्वागत करता हूं। नई सोच को लेकर भाषाओं के प्रति क्या किया जाना चाहिए और किस तरह देश को विकास के साथ भाषाओं के माध्यम से जोड़ा सकता है, उनकी कई तरह के जो विचार हैं वो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो मैं आदरणीय राहुल जी से निवेदन करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपनी बात इस विषय पर रखें। आदरणीय राहुल जी। बहुत धन्यवाद जवाहर जी। वैसे तो अपनों के बार बार परिचय की जरूरत नहीं होती है, तो अगली बार से हम इससे बच सके तो अच्छा होगा, समय बचेगा, क्योंकि बहुत संक्षिप्त रखा जी। समय कम रहता है और हम सब तो मित्र ही हैं, परिवार के ही। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए हैं, बातें रखी हैं। मैं समझता हूँ कि उनके महत्व को रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। कम से कम बस एक ही अंतिम बात कहूँगा कि एक तरफ हमारे पास संतोष जी का संकल्प है, उनकी जो बिल्कुल आत्मा से निकला हुआ है और उसमें वो कैसे जुटे हैं इसका आप जान चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे पास अनिल जी जो सहस्त्रबुद्धे हैं, तो अब इस सहस्त्र भाषाओं वाले भारत में उसके तकनीकी विकास को और तकनीकी शिक्षा को अगर सहस्त्रबुद्धि का सहारा मिल जाए तो सचमुच चमत्कार हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि सचमुच शायद कुछ ऐतिहासिक संयोग ऐसे बन रहे हैं कि जो काम पिछले 73 वर्षों से 72 वर्षों से रुका हुआ था या शुरू भी नहीं हुआ ठीक से,
वो शायद अब शुरू ठीक से हो सकेगा, सम्यक तरीके से शुरू हो सकेगा, और एक बार ठीक से शुरू होगा तो फिर वो समाप्त भी होगा, और फिर हम सब वो और देश वो प्राप्त करेगा जिसका वो अधिकारी है, जिसकी दुनिया जिस भूमिका में उसको देखना चाहती और अपेक्षा करती। और वो सारे भारतीयों के लिए वो जिस भी भाषा में उत्पन्न हुए हों, पैदा हुए हों, अपनी भाषा में उच्चतम ज्ञान ग्रहण करना संभव बनाएगा और अपनी भाषा में ही अपना श्रेष्ठतम भविष्य निर्मित करने की क्षमता और अवसर भी उपलब्ध कराएगा। एक ऐसी व्यवस्था की ओर हमको बढ़ना है, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भारत सचमुच वो विश्व गुरु ही नहीं, वो सब कुछ बन सकता है। ये उसका एक रास्ता है, और उसके सकारात्मक संकेत हमारे सामने बिल्कुल साफ है, हमारे साथ हैं। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले ही, अनिल जी को याद होगा, हमने डॉक्टर सीवी रमन की जयंती मनाई, शायद 7 या 8 तारीख को थी वो। और उसमें ये ध्यान आया कि उनको जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वो 1930 में मिला था, आज से 90 साल पहले। और उसके बाद से, अगर मैं गलत नहीं हूं, अनिल जी बेहतर जानते होंगे, कि उसके बाद से आज तक किसी भारतीय नागरिक को विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय मूल के लोगों को, वैज्ञानिकों को मिला है, लेकिन वो तब जब वो भारत के नागरिक नहीं रहे, वो दूसरे देशों में जाके चले गए। मैं ठीक कह रहा हूँ? अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 90 साल में एक भी भारतीय नागरिक को विज्ञान के किसी भी विधा में, क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि सारी दुनिया और हम जानते हैं कि भारतीय प्रतिभाएं कितनी अद्भुत हैं। भारत के पास एक असीम अपार भंडार है, कोश है प्रतिभाओं का, दुनिया भी उसका लोहा मानती है। उसका मैं अगर सबसे बड़ा कारण कहूं कि हम जो नवाचार में पिछड़ रहे हैं, यानी इनोवेशन में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक अकादमिक जगत में जिन्हें हम पीयर रिव्यूड जर्नल्स कहते हैं, जिनमें पर्चे दाखिल किया जाना, एक पर्चा हमारा किसी एक ऐसे पत्रिका में प्रकाशित हो जाए, वो बड़ी भारी उपलब्धि मानी जाती है। उसमें भारतीय परिचयों की संख्या कम है। हमारे पेटेंट्स की संख्या हमारी बहुत कम है हमारी जनसंख्या के अनुपात में। तो इसका जो सीधा सबसे बड़ा कारण मुझे यही दिखता है कि हमारी इस 90% प्रतिभा को अपनी भाषा में प्रस्फुटित होने का मौका इस अंग्रेजी आधारित, अंग्रेजी प्रभावित शिक्षा व्यवस्था में नहीं मिलता, और वो बहिष्कृत हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। और वशिष्ठ नारायण सिंह, अगर आप लोगों को याद हो, एक गणितज्ञ थे वहाँ के, बिहार के, वो विक्षिप्त हो गए थे, क्योंकि उनको उनकी दुनिया ने जिसको माना था, उस प्रतिभा के बावजूद उनको भारत, हम सब मिलकर वो माहौल नहीं दे पाए, और हम उनको बचा नहीं पाए, उनके प्रतिभा का लाभ नहीं था। तो अब इस भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो नहीं करूंगा। जब हम इसकी बात कर रहे थे, आज के इस विमर्श की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक तो अनिल जी से आग्रह किया था मिलकर कि वो भी इसमें रहें। मैंने अपने 2 और मित्रों से आग्रह किया कि वो इस पर रहें, या कुछ वो बोलें या कुछ हमसे बात करें। तो एक तो मोहन जी को मैंने अभी एक वो भेजा है, अनिल जी सुन चुके हैं, शायद संतोष जी भी सुन चुके होंगे। मोहनदास पै से संभवतः आप सब में से कुछ लोग परिचित होंगे। वो मणिपाल का जो शैक्षिक समूह है, मणिपाल समूह का जो शिक्षा संबंधित वो है, उसके वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और मैं समझता हूं कि वो देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र में जो शिक्षा संकुल हैं, शिक्षा समूह हैं, उनमें सबसे या तो पहला है या दूसरा है मणिपाल। वो ऊपर नीचे होती रहती है। और ऐसे ही मैंने कोशिश की, एक दक्षिण के ही देश के सबसे बड़े शैक्षिक समूहों के प्रमुख से, उनके कुलपति से बात करने की बात हुई उनसे, कि वो इस विषय पर, यानी तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और इन सब की शिक्षा भारतीय भाषाओं में करने के लिए बाधाएं क्या हैं
और समाधान क्या है, रास्ते क्या है। तो मैं अभी तो पहले मोहन जी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग पहले जरा मोहनदास पै को सुन लें। अंग्रेजी में है लेकिन मैं समझता हूं हम सब समझ लेंगे, बहुत स्पष्ट है। I'm very happy to learn that the government is considering teaching engineering and medicine in their own languages. It's an important development for all our languages in this country. We need to ask the question, how do the Japanese succeed teaching their young people in Japanese, especially all science subjects, the Germans in German, the French in French, the Italians in Italian, the Russians in Russian. They're all been able to do it because they are translating the world's accumulated knowledge in all these fields into their own language. They're investing in translation, content creation, etc. Because the large part of the content in the world today is in English, and every year large amount of content is being created in English. Sadly, right from the time we got independence, Government of India and governments have not invested enough in translating the world's knowledge, not literature, all knowledge, including STEM, in our own languages, so the content increases. When you go to China, you used to see huge bookstores. All the latest books in the world would be there in Chinese. So the students who learn only Chinese are able to understand and able to become PhDs and masters in sciences. So there's no reason why our young students cannot be educated in their own language, and I'm very happy. But to do all that, what needs to be done? First of all, I would think that you need to pick up the languages where you want to do this. For example, I would suggest pick up Hindi, Bengali, pick up Tamil, and then also pick up maybe Marathi, so that all parts of the country have a language in which the government of India is going to invest. Then choose the fields of study where you're going to have people learn in their own languages. Now, government I hear wants to do it in engineering and in medicine. Third, choose the institutions which can start courses. For example, in engineering, I would suggest try the new IITs who have been set up in the last 5 to 7 years. If you go to the old IITs, they're going to fight it tooth and nail because they don't want to change. The new IITs will be more amenable to change, provided the government gives them extra grants, the government assures them of content, and the government also makes sure that they're fully funded to start this course. And once government identifies them, ask them to recruit special faculty who know the Indian languages and who also know science to become teachers and faculty and work with them to translate the accumulated knowledge in all these fields. Look at the textbooks, look at the reading material that you have and translate them. You can use technology to translate and use that compared to what it is in English. Don't try to translate all the technical terms. But technical terms are used globally across all languages, and we need to be extremely careful. And then prepare all this content across and publish them and try to crowdsource much of the content from the public, because there are a large number of young people and other people who want to make sure their languages grow, and they're all creating content in their own languages. So you can pick up maybe 10 medical colleges across the 4 corners of this country, 10 high quality engineering colleges, maybe all set up in the last 5 to 7 years, and ask them to start it on a pilot project. Now many students will apply. The question comes, what happens to them when they graduate? Are they going to get jobs? Now here is what I think you should do. You should look at who are the employers who can employ doctors and employ maybe engineers who come out with in their own languages. I would suggest that government is a large employer. Government hospitals and the government health department for the center and the states should make sure that they announce a change in the rules to ensure that they will hire people who have passed the examination with proper quality and proper certification for becoming doctors, and the PWD, the public sector entities, and all other large employees in the government sector can change the rules to make sure that 2 to 3 years from now, the rules will be very clear
that you don't have to have your engineering degree in English. You can have it in other languages too, provided you come from a very reputed institution which are certified by government and which make this experiment. And this can expand the experiment much later. And you also need to make sure that all the young people who take STEM courses also learn English as a language, because mobility is important. The question is whether the content is in English or your native language, and you learn in your own languages so that it becomes easier. But you must learn English as a language so that you can speak and write. And English as a language will help you with upward mobility, will allow you to work across the globe in any country or across India in any state. For example, if you do a medical degree or an engineering degree in only Hindi, you come to Tamil Nadu and you want to work, or you want to work in Bangalore, then people may not be very amenable. For that, you must know English. Then if they ask you questions, you're able to answer the question because you know the content in your own languages, but you can translate in your mind. I think that becomes very easy. Next, you must set up a very good group of people. I would suggest Dr. Anil Sahasrabudhe, the chairman of AICTU, head a group who will work on the process, who will work on the technology, who will work on content creation, identify people. So the next 6 months, content for the first year, including all reading material, is already prepared, is all ready, and teachers are picked up, they are trained, and they can take the course possibly in June, July of next year. If the Prime Minister or our political leaders want to announce it, they should start a project. And also they must make sure there's multi-year funding available. I would suggest a grant for the next 7-8 years to be given lump sum to the 10-20 institutions in medicine or in engineering which has been picked up, so that they know that government is very serious and the faculty that you employ know that the employment is going to be long term. They don't have to depend on the budget year by year, because once you depend on the budget year by year, then people don't have confidence. So give them a lump sum for the next 10 years. It's not going to cost too much of money. And once you give them a lump sum for the next 10 years, then I think they know the money is there with you. And after 5 years, 7 years, then everything will change. People will be successful. Everybody will want this. And I don't see any reason why it cannot expand. Maybe in the first year, allow 5,000 students, including maybe 1,000 in medical colleges and 4,000 engineering, to take the course all across India. Maybe in Tamil, like I said, Bengali, Hindi, and Marathi, apart from English. And in all the institutions that you choose, create supernumerary seats. Because if you cut the seats of existing students, then there's going to be protest and people may get unhappy. So create extra seats. And for the extra seats, you can put a condition that it will only be taught in the particular language so that, it can be done. So I think it's extremely important that all of you take care, and I think it's extremely important that you set up a project team. And the project team should be in place to make sure that is all done. And I hope that this becomes a successful experiment. And if we're able to produce high quality students, I'm sure we can in engineering and in medicine, I think it will be fantastic. I wish the people behind this all the best, and to say it can be done. You have to have the political will, you have to have the project team to set up, you've got to identify institutions, you've got to put money on the table, and you've got to have money put for translation. There's got to be translation bureaus in all these states. The reason why many of the languages classified as classical languages have not succeeded is because there are no scholars. So you have to make sure that enough people are employed of high quality. You can find them who know the language very well, who know English too, who can translate, and who are going to be assured of employment at least for the next 10 years. And I'm sure it will succeed. Wish you all the best. और मित्रों, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने वैसे ही एक बहुत देश के सबसे बड़ी शिक्षा समूहों में से एक के कुलपति से बात की, और तमिलनाडु में है, और आप अंदाज उनके आकार का इससे लगा सकते हैं कि उनके एक परिसर में 35,000 से ज्यादा छात्र हैं। तो आप मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो भी हमारे साथ एक दिन शामिल हों। तो उन्होंने जो तमिलनाडु की और तमिल भाषा में, तमिल में जो
मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, माध्यमों का जहाँ तक संबंध है, उसके बारे में जानकारी भेजी है। अन्ना विश्वविद्यालय है, अन्ना यूनिवर्सिटी, आप सबने सुना होगा, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है देश का, तमिलनाडु का शायद सबसे बड़ा सरकारी। उसके 14 कॉलेजों में तमिल माध्यम में टेक्निकल पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा है 14 कॉलेजों में। कॉलेज बहुत हैं उनके, ये पूरे सबके नाम मैं नहीं लूंगा। तो अब इसमें काफी कॉलेजों में 2010 में तत्कालीन तमिल राज्य सरकार ने नीति बनाई थी तमिल में मेडिकल और दूसरी उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए। उसके तहत ये शुरू हुआ, और इसमें जैसे तिरुचिरापल्ली है, विल्लुपुरा, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, अभी संतोष जी ने दिंडीवनम का नाम लिया, दिंडी का नाम लिया था। इन सब में 120 से लेकर 60 तक तमिल भाषा के, तमिल माध्यम की सीटें रखी गई हैं। तिरुचिरापल्ली में 120 तमिल सीटें हैं, उसमें 44 छात्र हैं। और उसके बाद तिंडीवनम में, विल्लुपुरा में 60 सीटें हैं, लेकिन वहां पर छात्र हैं पहले में 3 और तिंडीवनम में 4। संतोष जी शायद सुन रहे होंगे। 120 सीटें हैं थूथुकुडी में, उसमें छात्र हैं कुल 8। रामनाथपुरम में 120 सीटें, लेकिन छात्र हैं कुल 7। और इसी तरह 2 अन्य में भी 120 सीटें हैं, एक में 2 छात्र हैं, एक में 1 छात्र है। और अरणा और अरियालुर, इसमें 60 और 120 छात्र हैं, और इनमें एक भी तमिल विद्यार्थी नहीं है, यानी उनमें एक भी व्यक्ति छात्र नहीं पढ़ रहा। 13 विधि कॉलेजों में, जिनमें लॉ कॉलेज और एक विश्वविद्यालय भी शामिल है, उनमें तमिल माध्यम से कानून भी पढ़ाया जा रहा है। 95% मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर तमिल माध्यम भी उपलब्ध है, लेकिन उसमें कितने लोग पढ़ रहे हैं ये जानकारी अभी नहीं मिली है। प्रबंधन की सारी शिक्षा तमिलनाडु में अंग्रेजी में है 100%। कुल मिलाकर वहां के लोगों का कहना है, विद्वानों का, कि सारी उच्चतर शिक्षा सभी विषयों की ये अधिक से अधिक तमिल माध्यम में अधिक से अधिक 5 से 10% की नहीं है, इससे ज्यादा नहीं, 5 से 10%। ये हमने तमिलनाडु का उदाहरण दिया क्योंकि तमिलनाडु, मैं समझता हूं कि जहां तक आईटी का प्रश्न है, सबसे पहले जो प्रदेश और जिस भाषा के लोग आईटी में गए, आईटी की संभावनाओं के प्रति जागृत हुए, और उन्होंने तमिल को आईटी में और आईटी को तमिल में लाने की कोशिशें शुरू की बड़े स्तर पर, वो तमिलनाडु था। हम मध्य प्रदेश के उदाहरण सुन चुके हैं, लेकिन अनिल जी को सुनने के बाद हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने जो ये अद्भुत प्रकल्प शुरू किया है, प्रोजेक्ट शुरू किया है, मैंने स्वयं, अनिल जी ने मुझे एक 5-6 मिनट के लिए उसका एक प्रदर्शन भी देखा, मैं देख सका, और वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा, जो शायद सबसे बुनियादी काम है, और मोहनदास पई भी जिसकी बात कर रहे थे, वो उन्होंने अपने हाथ में लिया। एआईसीटी के लिए जरूरी नहीं था कि वो खुद ये करे, उसके पास इतने संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की, आईआईटीज की उपलब्ध हैं, लेकिन ये अनिल जी का अपना निजी संकल्प था कि उन्होंने आईआईटी मद्रास से ज्यादा हिस्सा, उससे ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने पास खुद एआईसीटीई द्वारा अनुवादित करने के लिए अपने पास रखा है। तो उनकी प्रतिबद्धता इस काम के प्रति हम देख सकते हैं। तो मैंने वो देखा है, वो बहुत ही अच्छा है, उसके परिणाम जो अब तक हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उतने से भी मैं ये कह सकता हूं कि काम की शुरुआत की जा सकती है। एक बार पुस्तकें तैयार हो गई, शिक्षण सामग्री तैयार हो गई इन भाषाओं में, 8 भाषाओं में, तो फिर उसके बाद फिर अगली चुनौती होगी शिक्षकों को तैयार करने की, उनके प्रशिक्षण की और पुनर्प्रशिक्षण की भी। तो मैं समझता हूं कि एक बार ये बुनियाद बन जाएगी तो फिर उस पर भी एआईसीटी और उसके निर्देशन में दूसरी आईआईटीज और तकनीकी संस्थान वो भी काम शुरू करेंगे। और अगर मुझे विश्वास है कि जैसा संतोष जी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय में 300 अलग अलग समूह बनाए गए, कार्य समूह हैं, जो शिक्षा नीति के तमाम कार्य बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, तो ये सब अगले 1-2-3 साल में होने लगेगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और इसको
10 साल तो लगेंगे देखिए इसको जमीन पे आने में। जो एक बड़ा काम समाज का होगा, सरकार की उसमें एक बड़ी भूमिका होगी, वो होगी निजी क्षेत्र के प्रमुख कंपनियों को, उनके प्रमुख लोगों को इस बात से सहमत कराना कि प्रतिभा उसको मौका मिलना चाहिए, उसकी आप परीक्षा लें, लेकिन अपने द्वार खोलें उनके लिए। आप अपने मानक नीचे ना करें, लेकिन अपने जो द्वार अभी तक जो केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए और छात्रों के लिए, अंग्रेजी माध्यम के स्नातकों आदि के लिए खुले हुए हैं, और बाहर बाकी 90% को अपने आप बाहर कर दिया जाता है, वो ना किया जाए। और अपनी परीक्षा के बाद अगर आपको सचमुच प्रतिभा दिखती है किसी भी भाषा के छात्र को, तो उसको आप कृपया मौका दें। तो निजी क्षेत्र जो ज्यादा बड़ा एम्प्लॉयर है, रोजगार प्रदाता है, और उससे भी ज्यादा उसकी बड़ी भूमिका होती है कि वो एक समाज में एक माहौल निर्मित करता है। तो अभी जो भारतीय भाषाओं के विपक्ष में एक पूरा माहौल, सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आधुनिक, प्रबंधकीय ये माहौल बन गया है, उसको बदलने की जरूरत है। और वो केवल उसी स्तर पर हो सकता है। और इसमें संतोष जी और अनिल जी हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका हमारी मदद कर सकती हैं। CII, फिक्की और इस तरह की संस्थाएं, और उनके माध्यम से जो बड़े औद्योगिक समूह हैं देश के, वो ये बात कि आज टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन, वो तमिलनाडु के एक गांव में तमिल माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी, और एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और आज वो शिखर पर हैं। ये अपने आप में, और इस तरह के बहुत उदाहरण हमारे पास हैं। तो ऐसे उदाहरणों को बाहर लाकर ये जो समाज के मन में जो अंग्रेजी का एक सम्मोहन उससे आक्रांत हो गया है, और इसलिए अपनी भाषाओं को छोड़ने पर भी मनस्थिति बन गई है, ये शायद दूर होगी। शिक्षा मंत्रालय तो इसमें काम करेगा ही, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा काम है जिसमें समूची सरकार को और सभी प्रमुख शक्तिशाली संस्थाओं को इसमें लगना पड़ेगा। और जो हम ये पाते हैं आज कि पाठ्यक्रम खोलने के बावजूद जो भोपाल विश्वविद्यालय में हुआ कि लोगों ने छात्र ही नहीं भेजे, या जो हमने तमिलनाडु के अभी उदाहरण देखे कि वहां पर 120 सीटें, ये सब मिलाकर देखे तो मैं समझता हूं कि लगभग 1000 सीटें वहां पे हो रही हैं तमिलनाडु में, अकेले तमिलनाडु में, तमिल माध्यम की मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन छात्र कुल मिला के शायद 100 भी नहीं है। तो ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हम अपनी भाषा में हमारे बच्चे और हम आगे पढ़ ही नहीं सकते, इसको निकालना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगर मैं नहीं जानता वो कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर हर तरह की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की सहभागिता भी जरूरी हो जाती है। तो ये कितना बड़ा प्रश्न और चुनौती हमारे पूरे समाज और उसके हर वर्ग के सामने है कि जितनी बड़ी संख्या और ताकत के साथ कम से कम समय में हम सब इसमें जुट जाएं और लोगों को जोड़ सकें, उतनी जल्दी हम अपना सपना ये पूरा कर सकेंगे। मैं समझता हूँ इतना काफी होगा। एक बार फिर से सब अनिल जी को, आपको अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आए। आपका हार्दिक धन्यवाद राहुल देव जी, इतने अच्छे और विचारपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा अनिल जोशी जी को, जो इन सब कार्यक्रमों की परिकल्पना के केंद्र में हैं, कि वे कृपया अपना आए। अनिल जी केंद्रीय हिंदी संस्थान के शिक्षक मंडल के उपाध्यक्ष हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है इस दृष्टि से कि इस दिशा में काम आगे बढ़ सके। तो अनिल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आए। और अनिल जी क्या मुझे क्या 2 मिनट मिलते हैं? जी संतोष जी, कहिए। हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ राहुल भाई साहब को। डॉक्टर नहीं, एक मिनट साकेत जी, संतोष तनेजा जी शायद कुछ बोल रहे हैं। केवल 2 मिनट अगर अनुमति हो तो। जी बिल्कुल कहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा और मोहनदास ने जो कहा, कोई उससे आगे बढ़कर के जो हमारे AICTE के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कहा, हमारे शस्य बुद्धे जी ने, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। हमें
बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स चाहिए, बेस्ट टीचर्स चाहिए। ये भाषा का विषय कम है। भाषा तो स्वाभाविक रूप से, जैसे एक कॉलेज की बात नहीं हुई जिसका गिंडी का है, जैसे मान लीजिए सारी जानकारी है हमारे राहुल देव जी के पास। राहुल जी, आपने गिंडी का भी देखा है, क्योंकि 30-30 बच्चों के 2 बैच हैं वहां पर। वास्तव में इन 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 1320 की स्ट्रेंथ है ईयरली। मुझे पता है कि बाकी 13 कॉलेजेस में वो नहीं हो रहा है, परंतु गिंडी में 30-30 विद्यार्थी हैं सिविल और मैकेनिकल के। मैंने उसकी कोई तहकीकात नहीं करवाई है, परंतु गिंडी कॉलेज का जो स्तर है, अगर वो उनका इनटेक का स्तर भी वही रहता है विद्यार्थियों का, तो मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने वहां के आईएएस से जानकारी लिवाई थी इस कॉलेज, उन्होंने कहा देखिए बाकी कॉलेजेस ठीक नहीं चल रहे हैं, सिर्फ गिंडी को एक रोल मॉडल कॉलेज आप बना सकते हैं। मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि एक तो है कि लॉन्ग टर्म प्लान, जैसे मान लिया हमारे मोहनदास जी ने कहा कि ऐसे ऐसे कर लीजिए और अगले साल से शुरू कर लीजिए और ये सब हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद प्रैक्टिकली इसको हमारे जैसे देश में जैसे चीजें चलती हैं और सरकारी तंत्र में जिस तरीके से चलता है, तो ये 1 साल में किसी भी हालत में करवाना बहुत मुश्किल है इंडिपेंडेंटली। इसलिए मैं अपनी बात क्लोज कर रहा हूं कि जो हमारे बेस्ट कॉलेजेस हैं, जिनको हम आईआईटीज और एनआईटीज कहते हैं, अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल तो 3 साल से पहले हम सोचे नहीं कि कुछ हम करवा सकते हैं। कम से कम 3 साल लगेंगे हमें भारतीय भाषा में कहीं भी मेडिकल कॉलेज को ठीक तरीके से वहाँ स्टूडेंट्स लेने के लिए, टीचर लेने के लिए, अपनी भाषाओं को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मगर ये एनआईटीज और आईआईटीज में डेफिनेटली अगर हम निश्चित करेंगे, जैसा गिंडी में देखें हम कि इस ब्रांच में इतने बच्चे, इस ब्रांच में इतने बच्चे, इसकी सीट्स हैं, और जो उनका रेगुलर प्रोसेस है इंडक्शन का, उसी में लोग अप्लाई करें। अब जैसे अभी एडमिशन हुआ हमारा ये मेडिकल के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो मेडिकल के एंट्रेंस में आपने स्वयं देखा होगा कि शायद 1 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया हमारी भारतीय भाषाओं में। तो उस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, उस बैकग्राउंड के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, परंतु वो जाना कहाँ चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। अगर उस जगह पर हम उनको भारतीय भाषाओं में व्यवस्था कर देंगे, शुरू में बाइलिंगुअल भी कर देंगे, टीचर्स का स्टफ, किताबें चेंज नहीं होंगी शुरू में, तो ऐसा नहीं है कि वो किताबें पढ़ नहीं पाएंगे। और जैसे मोहनदास जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि उनका अंग्रेजी का स्तर भी ग्रेजुअली इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4th ईयर तक पहुंचते हुए और वो बाकियों के बराबर खड़े न हो। तो मेरा कहना यह है कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसका, अगर हमने अगले 3-4 साल में कुछ करना हो, एक डेंट क्रिएट करना हो, तो शायद ये रास्ता ठीक होगा। मैंने अपनी बात को सुनने के बाद सारा इसलिए कहना जरूरी समझा है कि वो जो बड़ा प्लान है वो कितना समय होगा, कैसे होगा, सारी ट्रांसलेशन होना, वो सारा कुछ होना, टीचर्स ट्रेन करना, टीचर उन्हीं भाषाओं में ढूंढना, उस प्रकार के योग्य विद्यार्थियों को मोटिवेट कर लेना कि इन्हीं भाषाओं में आप उतने अच्छे विद्यार्थी जाओगे प्रोफेशनल्स, ये थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग बात है। तो वो कहते हैं जैसे हीट व्हेन द आयरन इज हॉट, तो इस समय लोहा गर्म है। अगर हम चोट लगा करके किसी तरीके से कुछ हम बनाना शुरू कर पाए तो आगे ये सारी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका हार्दिक धन्यवाद संतोष तनेजा जी, महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के लिए। और अनिल जी, आप अपना वक्तव्य रखें। जी, आज की ये चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कई कारणों से। उनमें से एक कारण ये भी है कि ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि 2 महानुभाव जो इसको बिल्कुल कार्यान्वित करने के लिए जुटे हुए हैं वो हमारे बीच में हैं, श्री सहस्त्रबुद्धे जी और श्री संतोष तनेजा जी। दोनों अलग अलग स्तर पर इसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारी जो चर्चा है आज की, आप सब लोगों को पता है कि उच्च शिक्षा वाले विषय पर हमने आज से 5-6 महीने पहले भी एक चर्चा की थी। उसमें संतोष तनेजा जी के साथ श्री संतोष चौबे, जो 5 विश्वविद्यालय चलाते हैं, उनके चांसलर हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में,
वो हमारे बीच में आए थे और उन्होंने कुछ बिंदु भी रखे थे। मैं समझता हूँ कि आज जो सहस्त्रबुद्धे जी ने जो बात कही है अनुवाद की, उससे संबंधित है, तो एक दो बातें मैं उनके कुछ को उन्होंने एक नोट भी बनाकर दिया था संतोष चौबे जी ने, तो वो कुछ बिंदु मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। अन्यथा मैं समझ रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ बल्कि सबको कि श्री संतोष तनेजा जी के साथ कुछ IAS अधिकारियों का जो एक ग्रुप है वो लगातार इसके लिए इसकी जो कार्य योजना है उसको बनाने के लिए काम कर रहा है कि अपनी तरफ से वो सुझाव दिए जा सके और वो सुझाव ऐसे हों जो व्यवहारिक हों, जिनका कार्यान्वयन किया जा सके प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वो स्वयं सभी लोग सरकार में हैं और JS और अबव लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनको अंदाजा है कि इस चीज को कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसके कार्यान्वयन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छा समाचार तो सहस्त्रबुद्धे जी ने आज दिया कि इतनी पुस्तकों का जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका अनुवाद किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिया था संतोष चौबे जी ने, जिसको मैं दोहराता हूँ कि आजादी के बाद से हमारे सभी राज्यों में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसमें सभी राज्यों में ग्रंथ अकादमियां बनाई गई थी, जिनका काम मुख्य रूप से ये था कि ज्ञान विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर सकें, उनका हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकें। तो उनका कहना था कि बहुत अच्छी किताबें उस तरह से बहुत सारे विषयों पर वो किताबें उपलब्ध हैं और उनको डिजिटलाइज करने की जरूरत है। तो ऐसी किताबों को ढूंढना, और जब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने काम शुरू किया था, जब उन्होंने अपनी एक योजना बनाई कि हम यहाँ पर तकनीकी शिक्षा देंगे जो कि किसी कारणों से सफल नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को वो जो, लेकिन उस समय में मुझे जानकारी मिली है कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर उन्होंने भी पुस्तकों का अनुवाद शुरू किया था जो ऑलरेडी काम किए गए हैं। मैं समझता हूं कि उनको भी डिजिटलाइज करने से बहुत लाभ होगा, हमें मूल शब्दावली भी मिलेगी और जो पहले किए गए काम हैं जो अब ऑब्सोलीट नहीं हो चुके हैं, जब अब जो ऐसे नहीं है कि अब अनुपयोगी हो, तो एक विषय ये था। दूसरा, चूंकि AICT के चेयरमैन बैठे हैं तो जो कई महानुभावों से हमारी चर्चा हुई थी उसमें ये था कि शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कुछ हद तक मुझे जानकारी मिली कि उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर विद्यार्थियों को हिंदी में परीक्षा देने की सुविधा है, पर वो परीक्षा देने की सुविधा AICT के अप्रूवल से नहीं है। वो परीक्षा देने की सुविधा शायद वहां की एकेडमिक काउंसिल जो भी यूनिवर्सिटी की होती है उसके कारण से, ऐसा उन्होंने बताया। और उन लोगों की उनका ये गुजारिश थी, ये प्रार्थना थी कि AICT ऐसी अनुमति दे दे। अब तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए और भी रास्ता खुल गया और स्वयं सहस्त्रबुद्धे जी जो है वो संकल्पित हैं, तो ये एक बड़ी उनकी मांग थी। फिर उसके बाद उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी कहाँ से आएंगे, ये अभी प्रश्न उठा कि तमिलनाडु में बाकी स्थानों पर किया गया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो एक चौबे जी के ही पेपर से मैं उद्धृत कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि एक वर्टिकल मोबिलाइजेशन, यानी कि ज्यादातर उनका कहना था कि विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक में है वो अपनी भाषाओं में पॉलिटेक्निक में जाते हैं और अपनी भाषाओं में पढ़ते हैं, और उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में उनका कहना था, और उसमें से बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी होते हैं। तो उन विद्यार्थियों को मैं समझता हूं कि वो चाहते थे कि संभवतः दूसरे वर्ष में इंजीनियरिंग के ऐसे अगर सीधी अनुमति मिल जाए तो बहुत बड़ी संख्या में अपनी भाषाओं से पढ़ने वाले विद्यार्थी हमको मिल सकेंगे जिन्होंने पहले ही किसी स्तर पर हिंदी माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की है। तो ऐसे कई विचार हैं जिसमें मैं समझता हूं कि और भी ऐसी चीजों को संकलित करके हम AICT को प्रस्तुत कर सकते हैं। और माननीय सहस्त्रबुद्धे जी, अच्छी बात यह है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई अपनी अनुरोध या प्रार्थना लेकर ऐसे संस्थानों के पास जाते हैं
परंतु जब वो स्वयं ही भारतीय भाषाओं के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं तो बहुत अच्छी बात यह है कि वो स्वयं ही इस तरह के पहल लेंगे। जैसा उन्होंने बताया कि जो संसदीय राजभाषा समिति है और उसको लेकर जब बात हुई तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि क्यों नहीं हम अपना इस तरह का अनुवाद शुरू करते हैं और इस तरह की सुविधा देते हैं। तो बहुत की ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे प्रमुख भूमिका मैं समझता हूँ कि AICTE की है और AICTE के प्रमुख आज हमारे बीच में हैं और उन्होंने जो बात कही है उसको देखकर एक जरूर बात मैं करना चाहूंगा कि जैसे हम सब कह रहे हैं कि बहुत स्थानों पर ये प्रयास किए गए, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में भी किया गया, तो हमें उन सब असफल प्रयासों से भी सबक लेना है कि ये आसान काम नहीं है। इवन चाहे भारत सरकार घोषणा कर दे तब भी आसान नहीं है, क्योंकि पूरे समाज की मानसिकता बदलना। और संतोष जी का जैसे बहुत आग्रह है, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय को कहा, हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं IIT और मेडिकल की बात कर रहा हूं। तो ये IIT में यानी कि देश के शीर्षस्थ स्थान पर होने से एक जो देश की मानसिकता में परिवर्तन करने की बात है वो करना है। और हम सबको मिलकर लगातार, ये कोई एक दिन का, एक महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बहुत लंबे समय तक जो भी भाषा से प्रेम रखने वाले लोग हैं उनको लगना पड़ेगा। और हम लोग इसमें सतत प्रयत्नशील हैं ही, परंतु हमें बड़ी खुशी है कि आज तीनों विद्वान जिन्होंने अपनी बात रखी, सहस्त्रबुद्धे जी, संतोष तनेजा जी, राहुल देव जी, वो इस विषय में न केवल अधिकारी विद्वान हैं बल्कि संसाधन भी हैं उनके पास। तो इन सब लोगों के मार्गदर्शन में हमारे भाषा प्रेमी जितने भी हैं पूरे देश में और विदेशों में भी रहने वाले, क्योंकि ये तो वैश्विक हिंदी परिवार का कार्यक्रम है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में विदेशों से भी लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। तो हम सभी लोग इसको अपना एक संकल्प बनाकर लगातार प्रयास करना है। ये मतलब अलग अलग स्तरों पर प्रयास करना है, चाहे शब्दावली की बात हो, चाहे पुस्तकें बनाने की बात हो, पुस्तकों को डिजिटलाइज करने की बात हो, और जो सरकारी संस्थान हैं उनमें जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की बात हो। तो हमें भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से, केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से, और हम सब इस प्रयास को आगे जारी रखेंगे। मैं हृदय से आभारी हूँ सहस्त्रबुद्धे जी का और राहुल जी का, जिन्होंने सहस्त्रबुद्धे जी को हमसे जोड़ा, और श्री संतोष तनेजा जी को, जिनको जो तो पूरे प्राणपण से इस विषय में लगे हुए हैं। उनके सब कार्यों के लिए हमारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि इस विषय पर तत्काल, ठोस और समयबद्ध कार्रवाई सरकार की तरफ से हो और हम सब उसका सहयोग दें। धन्यवाद। लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और हालांकि समय नहीं है, लेकिन राजीव रावत जी का आग्रह है कि वो 1 मिनट में कुछ अपनी टिप्पणी करना है। तो राजीव जी सिर्फ 1 मिनट, और उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे आज। जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम। मैं सिर्फ 3 बातें और बहुत ही सूत्र रूप में कहूँगा। पहली बात तो यह है कि किताबों का जो काम है वो कतई अनुवाद के भरोसे न छोड़ा जाए। जो प्राध्यापक जिस भाषा का है, जिस विषय को पढ़ाता है, वो किताब हिंदी में या अपनी मातृभाषा में तैयार करे। हिंदी अधिकारी अथवा हिंदी अनुवादक के भरोसे ये काम न छोड़ा जाए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेसर साहब इस बात से परिचित हैं और मैं खुद उनसे जुड़ा हुआ हूँ कि जितनी किताबों को हम अपनी AICTE की योजना के अंतर्गत पुरस्कार देते हैं, उनको पढ़ता कौन है? वो कहीं का पाठ्यक्रम में नहीं है। नंबर 2, कल भी जो हमारे यहाँ कार्यक्रम परसों शुरू हुआ था भारतीय ज्ञान प्रणाली का, उसके बाद मैंने मंत्री जी से स्वयं ये निवेदन किया कि सर ये सारी की सारी जो कवायद है ये तभी सार्थक सिद्ध होगी जब ये अंग्रेजी के मार्फत भारतीय भाषाओं में नहीं जाएगी। भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी विरासत है, जो भी हमारी धरोहर है, वह पहले संस्कृत में या मलयालम में या तमिल में ही आए, अंग्रेजी में नहीं। ये मेरी 3 बातें, फिर कभी विस्तार से बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। बहुत अच्छा रावत जी, बहुत बढ़िया। और समय बहुत हो गया है, इसलिए बिना आगे बात बढ़ाए मैं अपनी टिप्पणी को छोड़ता हूं और औपचारिक धन्यवाद के लिए
हमारे प्रिय पद्मेश गुप्त जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी। ये विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार की जो साप्ताहिक गोष्ठियां चल रही हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आज भी हुई। अब आप उन सब लोगों के प्रति आभार जो आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमसे जुड़े। तोमियो मिज़ोकामी जापान से, नारायण कुमार जी, आप लोगों का यहाँ पर रहना भी हम लोगों को बहुत मनोबल और बहुत प्रोत्साहित करता है। मैं बहुत आभारी हूँ अनिल जी का। अनिल क्षमा कीजिएगा, सहस्रबुद्धे जी, सहस्रबुद्धे जी आपका, कि आप बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत मार्गदर्शन देने वाला अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। और अनिल जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी। यदि संतोष तनेजा जी सुन रहे हैं कि आपकी प्रधानमंत्री से बात होती रहती है, तो अगली बार जब आपकी प्रधानमंत्री जी से बात हो तो मेरा एक संदेश और मेरा निवेदन दीजिएगा कि राहुल देव जी को हमारा प्रतिनिधि बनाकर राज्यसभा में पहुंचा दें। क्या बात, इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमें इन विमर्शों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं उन सबका आभारी हूं जो इस समय वैश्विक हिंदी परिवार में सारी दुनिया में व्यस्त हैं विश्व रंग के आयोजनों में, लेकिन उसके साथ साथ वैश्विक हिंदी परिवार का कार्य भी करते चले आ रहे हैं। और मैंने क्या बिगाड़ा आपका महाराज? जी थोड़ा और बिगाड़िए। आपकी टिकट तो पक्की हो गई राहुल जी, पद्मेश जी ने दिलवा दी। अब वो उस अंग्रेजी के वर्चस्व का जितना बिगाड़ कर सकते हैं करें, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर हमारे जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अनूप भार्गव जी हैं, सिंगापुर से शीतल जी हैं, संध्या जी हैं, मोहन बोगड़ा जी हैं, आप सबका आभार। और इसके साथ में याद दिलाता चलूं इस पटल पर, और सबकी तरफ से श्रद्धा जी को बधाई देता चलूं जो सिंगापुर में हैं और हमारी तकनीकी सहयोग करती हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो श्रद्धा जी हम सब की ओर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा जी हैं क्या कहीं पर? अगर हैं तो स्पॉटलाइट में एक बार, अगर हैं तो। नहीं, ठीक, कोई बात। तो मैं आभारी हूँ अक्षरम भारत का, हिंदी भवन भोपाल, सम्यक न्यास भारत, वातायन यूके, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा, झिलमिल अमेरिका, विशंबरा अमेरिका, सिंगापुर संगम, कविताई सिंगापुर, काव्यरंग नॉटिंघम, भारतीय अध्ययन केंद्र नेशनल विश्वविद्यालय, भारत दर्शन न्यूजीलैंड का, और साथ साथ सभी संयोजकों का, प्रोफेसर बीना शर्मा जी, विनोद कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और जिनके नाम छूट गए हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये शुभकामनाएं भी देता चलूँ वैश्विक हिंदी परिवार के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को जो बड़ा सुंदर आयोजन विश्व रंग का करते हैं, वो शुक्रवार से और आज उसका समापन, और ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में हो चुका है, में शुरू होने वाला है, नेदरलैंड में शुरू होने वाला है, उसके बाद अमेरिका कनाडा तक पहुंचेगा। इन शब्दों के साथ आप सबको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।